जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ वरुण और एक बार फिर से आ चुका हूँ रेडियो उड़ान पर। लेकिन आज जो मैं आया हूँ वो मैं आज आया हूँ इंटरनेशनल म्यूजिक डे लेकर, जो कि हम हर बार आप लोगों के साथ करते हैं और अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को हम सुनवाते हैं। आज भी हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि काफ़ी शोज में और काफ़ी बॉलीवुड म्यूजिक में भी उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मेरे साथ हैं आज मनप्रीत। मनप्रीत, वेलकम है आपका और इंटरनेशनल म्यूजिक डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी थैंक यू, और हमारे सारे लिसनर्स को इंटरनेशनल म्यूजिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, जैसा कि आरजे वरुण ने आप सबको बताया, आज हम एक बहुत ही धुरंधर रिदमिस्ट को लेकर आए हैं आप सबके सामने, जिनका नाम है प्रकाश सिंह जी। तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, ताकि आप लोग इंस्पायर हो जाएं और बहुत एंजॉय करें हमारा शो। तो प्रकाश जी की इनिशियल एजुकेशन और म्यूजिकल जर्नी जो है वो ओडिशा से स्टार्ट हुई है। लेटर ऑन उनको सानिध्य प्राप्त हुआ विशेष गुरुओं का, जिनमें सर्वप्रथम है पंडित दिनकर शर्मा जी, फिर आते हैं प्रोफेसर कुरैशी जी और संजय सर। और इसके अलावा प्रकाश जी ने बहुत प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म्स लाइक यादव की बारात, फिर आई शाम मस्तानी और जी टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी काम किया है। प्रकाश जी ने न केवल नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी ख्याति पाई है, जैसे यूएस, यूके और बहुत सारी कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज में नाम प्राप्त किया है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक ओडिया फंक्शन परफॉर्म किया था, वहां पर उन्होंने अपने रिदम के जादू चलाया और लोगों को बहुत पसंद आया। गाइज, इसके अलावा इनकी एक और एक्लेम है जो इनकी जर्नी को और ज्यादा स्पेशल कर देता है। इन्होंने अपने बैंड उड़ान के साथ मिलकर काबिल मूवी, जी हाँ, काबिल मूवी में भी काम किया है। तो ऐसे धुरंधर गायक को, ऐसे धुरंधर रिदम आर्टिस्ट को हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। सो वेलकम प्रकाश सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। तो सर, हमारे श्रोताओं को बताइए अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी, म्यूजिकल जर्नी आपकी कैसे शुरू हुई? मेरी म्यूजिकल जर्नी, पहले तो मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो उड़ीसा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उड़ीसा की मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दी है, क्योंकि मुंबई जाने से पहले ही उड़ीसा में मैंने, और उड़ीसा के आसपास के जो स्टेट थे, छत्तीसगढ़ से लेके आंध्र प्रदेश जो भी, तो वहाँ पे भी मैंने काफी काम किया। और यहाँ पे उसके बाद मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गया। अच्छा, तो सर आपको फिर कैसे, कब गुरु मिले, कब आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ टुवर्ड्स परकशन इंस्ट्रूमेंट्स? परकशन इंस्ट्रूमेंट्स में बचपन से तबला सीखा हूँ, और जो तबला नहीं जानता है वो कुछ भी नहीं जानता है। मुझे तबला के ऊपर गुरूर इसीलिए है क्योंकि जो तबला बजाता है उसको रिदम का हर कमांड मालूम रहता है, चाहे मृदंग हो, पखावज हो, ढोलक हो, ढोल, नाल, डिमड़ी, डफली, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग हैं, कोई भी आम पब्लिक, उनका जिंदगी भी रिदम ही है, क्योंकि रिदम इज एवरीथिंग। आपके हार्ट बीट भी रिदम पे ही चलती है और टाइमिंग फिक्स है, तो इसीलिए हम बगैर रिदम पे कुछ नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो बॉम्बे मुझे डॉक्टर दिनकर शर्मा, जो पानीपत में वो प्रोफेसर हैं, तो उनको मुझे कहीं से कांटेक्ट मिला, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, और बॉम्बे जो गया मैं, बॉम्बे मुझे भेजने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसके बाद मेरे एक खास दोस्त, बड़े भाई, मित्र, कुछ ही बोलूं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि वो बंदा मेरे लाइफ में बहुत मैटर करते हैं, मिस्टर प्रियेश जैन, जो कि दृष्टि फाउंडेशन के बॉस हैं। तो उन्हीं के और शर्मा सर के बदौलत में बॉम्बे गया, स्ट्रगल किया। उसके बाद मुझे शर्मा सर के थ्रू तौफीक कुरैशी, उस्ताद तौफीक कुरैशी, जो जाकिर हुसैन जी के छोटे भाई हैं, और संजय विद्यार्थी, शिवमणि सर, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे गुरु का मुझे आशीर्वाद मिला, प्यार मिला। बहुत प्यार से सिखाया मुझे। उनको पता था मेरे विजुअली प्रॉब्लम है, फिर भी उन्होंने इतना प्यार से सिखाया कि मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं, मतलब क्या बोलूं, वो बात कुछ और है। मतलब अपने घर पे बुला के मुझे पर्सनली बैठ के मुझे सिखाया वो लोगों ने। तो प्रकाश जी,
सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, वो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि आप रिदमिस्ट बन सकते हैं? ये बचपन से ही था, पैदाइशी है ये। हम जब छोटे थे बचपन में, तो आपको पता होगा जो बिटल्स पान की दुकान होते हैं जी, वहां से छोटे छोटे डब्बे लाके हम जब मतलब बहुत छोटे थे, तभी हम 4-5 लोग रह के मतलब उसको अलग अलग उसका ढक्कन वक्कन निकाल के पूरा छोटे बच्चे ऐसे ऑर्केस्ट्रा ऐसे करते थे, वो हमको पता है। फिर लोगों को देखना, बोल आज उस टाइम पे आवाज की दुनिया, मेरी आवाज सुनो, ये सब हम सुनते थे ना, जी टीवी सारेगामापा तो बाद में आया। तो एक हुआ कि यार हम भी कुछ करेंगे। और मुझे बेसिकली जो आजकल के मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, ई परकशंस, इलेक्ट्रॉनिक परकशन, ऑक्टापैड और बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगा आपको, वेव ड्रम्स, हैंडसोनिक, इसमें मैं रुचि रखा और धीरे 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 मैं इसके अंदर डूबता चला गया। और मैंने लाइव में मेन स्ट्रीम में ऑक्टोपैड से ही शुरुआत किया। तबला मैंने सीखा और तबला स्कूल में बजाया। उसके बाद मैंने सीधा ऑक्टोपैड, बोंगो, तुम्बा, दरबुका, वैरायटी ऑफ एकोस्टिक और इलेक्ट्रॉनिक्स परकशंस मैंने बजाया बहुत सारे शोज में। क्या बात है। तो इसी के साथ प्रकाश जी, हम अपने लिसनर्स को क्या सुनाने वाले हैं, आप बताइए, क्या सुनवाएंगे? आपका खुद का बजाया हुआ? मेरा खुद का बजाया पहले सुनाइए कि जो संतूर है ना, वो एक एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट है संतूर, उसको मैंने ऑक्टोपैड के ऊपर प्ले किया हुआ है, वो सुनाते हैं। ओके, श्योर जी, तो हम लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक। आप प्रकाश जी का बजाया हुआ सुनिए और उसके बाद हम हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक लिसनर्स। रेडियो उड़ान पर आज जो चल रहा है वो है इंटरनेशनल म्यूजिक डे प्रकाश जी के साथ। तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगा अभी तक जितना प्रकाश जी ने अपने बारे में बताया। तो प्रकाश जी ने जी टीवी के साथ भी काम किया है। तो प्रकाश जी, जी टीवी के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और जी टीवी पर जाना क्या मौका आपको कैसे मिल पाया? बॉम्बे में रहने के बाद कुछ कॉन्टेक्ट्स बने। हमारे एक बहुत ही अच्छे मतलब उस्ताद हैं, गुरु हैं, अनूप रमेश शंकर। तो उन्होंने एक बार मुझे मौका दिया था। बहुत बड़ा मतलब अलग अलग एपिसोड में अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कोई बड़ा रिक्वायरमेंट था। तो हम लोग भी एज ए मतलब उनका तो बैंड फिक्स रहता है, बट हम लोग पीछे से भी उनको कंपनी देने के लिए एक बार 2015-16 में गए थे इंडियन आइडल, सॉरी अपना लिटिल चैम्प्स में। उस टाइम पे जज जावेद अली सर और नेहा कक्कर जी और कौन थे मुझे याद नहीं आ रहा, ऋचा शर्मा जी शायद थे, और अपना विशाल सर और हाँ विशाल सर थे। क्या बात है जी। तो इन लोगों के साथ करके आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड, आई नो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो आपका उन लोगों के साथ पर्टिकुलरली एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, आपका काम ही सब कुछ बोलता है। विजुअली इम्पेयर्ड, साइटेड, हियरिंग इम्पेयर्ड, कुछ मतलब नहीं रखता है। इंसान का काम ही उसका
पहचान है, क्योंकि आपको बजाना है या गाना है तो आपको ऐसा कुछ करना है, लोग आपकी काम देख के ना आपको वो नहीं सोचे कि इनका विजुअली चैलेंज, तो काम में कोई कमी है। काम, ड्यूटी इज गॉड। एब्सोल्युटली। जी, तो मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपकी बात हुई थी डॉक्टर दिनकर शर्मा जी से, उनके साथ भी मैंने 2 बार इंटरव्यू किया है सर के साथ, रेडियो उड़ान पर ही, और मेरे भी बहुत क्लोज हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मैं भी पानीपत स्कूल से ही पढ़ा हूँ, तो वो पहले वहाँ पे टीचर थे। तो मुझे ये बताइए, उनके साथ आपका कब कांटेक्ट हुआ और उनसे आपने क्या क्या चीज सीखी? वो कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट से नहीं पता है, वो मतलब मैं कुछ कारण से मैं म्यूजिक छोड़ने के लिए गुस्सा में बहुत था। मैं बोला मैं म्यूजिक छोड़ दूंगा, तो मेरा कुछ वीडियो उनको मिला और नंबर कहीं से कलेक्ट हुआ, फिर सर को मैंने गलती से फोन किया, तभी मैंने उनको वीडियो भेजा। तो उन्होंने मुझे बोला, बहुत डांटा, मतलब लगा कि मतलब मेरे गुरु हैं कि बड़े भाई हैं कि क्या है, नहीं पता चला मुझे ऐसा कुछ बोल दिया कि नहीं, तुमको अगर कुछ करना है तभी तुमको लोग जानेंगे, ऐसा कुछ बहुत था मुझे, वो सेंटेंस क्या है। तो उसके बाद मैं वापस फिर गया काम पे, नहीं हमको मुंबई जाना है और काम करना है, और इसी में शर्मा सर का पूरा कोऑपरेशन रहा कि कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है। तो उन्होंने बहुत कुछ मतलब मुझे कोऑपरेट किया था। फिर बाद में वो बॉम्बे आए थे, उनके साथ हमने कई एल्बम भी बनाए हैं, याद पिया की आई और बहुत सारे क्लासिकल एल्बम हमने बनाए। याद पिया की आए जो है वो, उसमें आपने बजाया उनके साथ? वाह। हाँ, मैंने सुना है, दोस्त थे निशांत, तो जो ड्रमिंग हुआ है ना, पैड जो बजा है, वो पैड उनका जितने भी जो भी एल्बम बना है, रिलीज हुआ है, पैड जो बजा, ऑक्टोपैड बजा है, जिसमें आपको सुना जगह डफ या हाइस परकशन, जो भी मतलब जो भी मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो जो भी तबला को छोड़ के वो सब मैंने ही बजाया हुआ है। जी जी जी, तबले पे तो निशांत ने उनके साथ में बजाया है। हाँ जी, तो मैं जानता हूँ निशांत को भी। और जी, तो प्रकाश जी एक चीज और, कि आपने इंटरनेशनली भी जो है वो शोज भी किए हैं, तो बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ की पब्लिक के साथ भी? मैं बताता हूँ, लेकिन ये जो शर्मा सर की बात हम जो कर रहे थे ना जी, हमने साथ में एक वो भी किया था, राग रंग फ्यूजन। जी 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 जी, हम जरूर पब्लिक को ये सुनाना चाहेंगे, क्योंकि उसमें कीबोर्ड पे मेरे दोस्त थे मनीष सोलंकी और शर्मा सर हारमोनियम पे थे, ऑक्टोपैड पे मैं हूँ और निशांत तबले पे था। तो हम पब्लिक को जरूर ये बात सुनाएंगे। जी, तो ठीक है, फिर इसी बात पर एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं और ये प्यारी सी खूबसूरत सी पेशकश सुनाकर वापस आते हैं। क्यों वरुण? जी बिल्कुल, ये सुनते हैं और उसके बाद हम हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून।
क्या बात है लिसनर्स, वेलकम बैक। और आई होप आपने ये खूबसूरत सी पेशकश बहुत एंजॉय करी होगी, जिसमें हमारे पंडित दिनकर शर्मा जी, उनको एक्चुअली किसी भी टाइप की रेफरेंस की जरूरत नहीं है, उनका खुद का काम बोलता है। और उसमें निशांत जी, मनीष जी और हमारे आज के स्पीकर प्रकाश जी उसमें है। तो आई होप आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो चलिए वापस चलते हैं प्रकाश जी की तरफ। तो प्रकाश जी, जैसा हम आपसे पूछ रहे थे, तो अब आप बताइए आपके फॉरेन एक्सपीरियंसेस कैसे रहे? आपने वेस्टर्न कंट्रीज में काफी काम किया है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दीज पीपल? मेरा फॉरेन एक्सपीरियंस थोड़ा लेट हुआ बॉम्बे जाने के बाद, लेकिन अच्छा हुआ। पहला टूर मेरा हुआ था यूके। अच्छा। हम यूके में 9 दिन तक या 12 दिन तक थे और 2-3 सिटीज में शो किए, लेस्टर में, लंदन में। लंदन में एक बहुत बड़ा हॉल है, ब्लू रूम, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी शो की अरेंजमेंट थी। तो वहाँ पे किए। लेस्टर में कुछ भजन के प्रोग्राम किए थे। और आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि जितने भी लोग गए थे बहुत ही मतलब अच्छे और मंजे हुए आर्टिस्ट थे, और दे आर विजुअली चैलेंज। अच्छा, ऑल ऑफ यू वर विजुअली इम्पेयर्ड। हाँ, ऑसम। तो सर, जैसा कि हमने सुना है कि आपने केन्या में भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें आपने उड़िया संस्कृति को। मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे उड़िया कल्चर भी गाना बजाना अच्छा लगता है। तो उसके बारे में कुछ बताइए, हाउ वाज दैट? क्योंकि उसके बारे में मैंने काफी चर्चा सुनी है। वो क्या हुआ था ना कि वो कुछ उड़िया लोग कुछ केन्या में एक सोसाइटी मतलब बना के वो लोग रहते हैं ना, तो उन्होंने एक बार बुलाया था, कुछ मैरिज का कुछ फंक्शन था। वहाँ पे उड़ीसा का बहुत सारे कल्चर है, जैसे कि कुछ मतलब ट्रेडिशनल फोक, कुछ रोमांटिक सॉन्ग। तो बहुत सारे फोक और रोमांटिक सॉन्ग को मिला के हमने अच्छे अच्छे मेडलीज बनाए थे और हमने परफॉर्म किए थे। और वो भी 3 इंस्ट्रूमेंट पे, एक ऑक्टोपैड, एक हैंडसोनिक और 2 कीबोर्ड। मतलब लाइव एक्रोस्टिक इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं था, क्योंकि उनका थोड़ा सा मतलब उनको छोटा बैंड चाहिए था। जी। तो जैसा आपने हमें बताया था कि आप काफी सारे डिफरेंट परकशन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अकूस्टिक वगैरह जो चीजें आ जाती है, वो कितना चैलेंजिंग होता है? एक विजुअली इम्पेयर्ड के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाहूंगी, कितना चैलेंजिंग है वो एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए करना? देखिए, इसके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि चैलेंजिंग तो बहुत है। और 1985 में पहला ऑक्टोपैड आया था, पैड 80 रोलैंड कंपनी का। उसको छोड़ने के बाद जितने भी ऑक्टोपैड आया था मैंने सारे प्ले किए हैं। SPD7, SPD6, SPD8, SPD11, SPD20, 20 Pro, 30 और अलग अलग ब्रांड का मैंने परफॉर्म किया है। बजाना तो आम बात है, लेकिन उसमें काम ये भी रहता है कि आपको साउंड डिजाइन करना पड़ता है, चाहे ऑक्टोपैड हो, हैंडसोनिक हो, कीबोर्ड हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो। तो उसके लिए आपको ऑपरेटिंग को याद रखना पड़ता है कि कितने बार क्या करने से कौन सी पैरामीटर्स आते हैं। पैरामीटर्स इन द सेंस, देखिए, अपने पहले आया इंस्ट्रूमेंट, आपको साउंड चेंज करने हैं, फिर वॉल्यूम लेवल, फिर पिच, मतलब स्केल अलग अलग। अगर आपने कोई तबला का तरंग लगाया तुन तुन, तो ये सब चीज को आपको याद रखना पड़ेगा कि कैसे हम किसको कितने बार प्रेस करेंगे तो क्या आएगा, कहीं गलती से और जगह पे तो नहीं घुस जाएगा। ये चीज को ध्यान से काम करना पड़ता है और उसको दिमाग में आपको पानी की तरह बिठाना पड़ता है कि हाँ यही है। अभी लेकिन एक गुड न्यूज है कि मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ये सच बात है। यामाहा कंपनी ने ब्लाइंड म्यूजिशियंस के बारे में कुछ कुछ सोचने लगा है। एक्सेसिबिलिटी का फीचर्स थोड़ा बहुत देने की कोशिश हो रही है। और जो बड़े बड़े कीबोर्ड है, PSR SX 700, 900, 920, 720, इसमें आपको स्क्रीन रीडर का फीचर्स भी मिलता है, मतलब वो बोलता है अगर उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो। क्या तो ये कैसे राहत है। वेरी नाइस। तो सर, ये अगर ये फीचर आता है तो स्टेजेस के लिए क्या ये वर्क करेगा? बिकॉज आई गेस अगर वो स्क्रीन रीडर है तो वुड रीड अलाउड, और मतलब वो कितना इफेक्टिव होगा एक स्टेज प्रेजेंस के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आएगा। देखिए, जो बात है ना, हमको पता है कि बोलता है रिवर्ब, डिले, टच, ये वो जो भी बोलेगा वो ना, बट इसमें क्या किया है कि जो भी मेन पार्ट है, जैसे आपको टोन चेंज करना है, मैं आपकी बात आप थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। आपको टोन चेंज करना है तो उसका
बटन दिया हुआ है, और जो एडिटिंग पार्ट है, मतलब अगर आपको वायलिन बनाना है, मतलब शहनाई बनाना है, गिटार बनाना है, तो ये हम जो भी काम करते हैं वो घर पे करते हैं ना, एडिट करते हैं तो हाँ जी। तो हमको इससे एडिटिंग का पार्ट को उन्होंने एक्सेसिबल कर दिया है, मतलब वो कर दिया है कि आप बिना बगैर किसी के हेल्प भी आप स्क्रीन रीडर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके। लाइव शो में इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप घर पे जाओ, मतलब कीबोर्ड पे आपने ना बीन बनाया, फ्लूट बनाया, घर पे बनाया, सेव कर दिया, स्टेज में आके बटन दबा दिया, बजाया, ऐसा है सिस्टम उसका। ओके। काफी तो पूरा कारगर नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक ठीक भी है। अच्छा। ओके। और हमको इसी की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ती, हमको तो आदत हो गई है, तो मेरे लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है कि मुझे एक्सेसिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे नहीं ही चाहिए। तो आपको क्या लगता है सर, जैसे अभी आजकल टेक्नोलॉजीज इतनी फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो म्यूजिक का उसमें कितना किस तरीके से हम म्यूजिक को उसमें देखें, बिकॉज चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के साथ बहुत सारी चीजें अपग्रेड हो रही है। जैसे अभी आजकल आप देखते हैं चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी अब तो म्यूजिक क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है, तो ये एक आर्टिस्ट के रूप में आपको क्या लगता है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इन फ्यूचर? अगर हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे, हाईटेक नहीं बनाएंगे, खाली हम हार्ड वर्क करेंगे तो नहीं चलेगा। हमको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड म्यूजिशियंस इंडिया में भी ऐसे हैं जो लोगों का खुद का स्टूडियो है, दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, ऐसे बहुत जगह पे है, दे आर ब्लाइंड बट वो म्यूजिक प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं। और दूसरी बात है कि देखिए नेचुरल है, मतलब तबले ढोलक जो बजते हैं या जो भी एकोस्टिक ड्रम बजता है वो ओरिजिनल है, लेकिन हमको उसको लेके उसके साथ भी हमको और भी कुछ करना पड़ता है, वरना आउटपुट नहीं आता है ना। हैवी बनाना कुछ, अगर गाना को हैवी बनाना है तो इसीलिए हमको हाईटेक होना पड़ेगा, और हमको खुद को भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नहीं सब कुछ खाली स्क्रीन रीडर करेगा, ऐसा नहीं है। भगवान ने दिमाग सबको दिया है, तो हमको भी दिमाग पे थोड़ा कुछ लगा के खुद को हाईटेक बनाना पड़ेगा जी। एंड हाउ अबाउट ऑटो ट्यूनिंग, उससे आपको क्या लगता है? मैंने सुना बहुत सारे सिंगर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो अगर आप उनकी नेचुरल वॉइस सुन लो तो दैट इज वेरी डिजास्टरस। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपने कभी मम्मी के हाथों की बनाई हुई सेवैया खाई है? जी बिल्कुल। कैसी लगती है? बहुत टेस्टी। और मैगी? अब मैगी मुझे लगता है सबको ही अच्छी लगती है, तो मुझे भी पसंद है, बट हाँ सेवैया का मैच नहीं कर सकता डेफिनेटली। मेरा कहने का यही मतलब था कि देखिए ऑटो ट्यून ठीक है, अगर थोड़ा सा हल्का फुल्का यूज करते हैं, मतलब 3% तक ठीक है। अगर 5% से ऊपर जाते हैं ना तो बिल्कुल बेकार है। ऑटो ट्यून के मैं सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि आपको रियाज उतना करो कि आप जब सा लगाओ ना तो सुनने वाले को मजा आ जाए। बहुत सारे सुरीले सिंगर्स हैं, बहुत लोग हैं जो अच्छे गाते हैं। आपके दिल्ली की भी कुछ अच्छे सिंगर बॉलीवुड में बहुत नाम कमाए हैं, सपना मुखर्जी जी, तो वो दिल्ली के हैं, आनंद राज आनंद, वैसे बहुत लोग हैं। तो इसलिए ऑटो ट्यून को नहीं आजमाना चाहिए अगर आप तो एक सच्चा आर्टिस्ट है तो। जी तो ठीक है, इसी के साथ अब आप हमारे लिसनर्स को क्या सुनाने वाले हैं सर? मैं ऑक्टोपैड के ऊपर मृदंगम और तावेल, एक तमिल इंस्ट्रूमेंट है, वो मैंने रिदम में बजाया हुआ है, और मैंने एक कवर बनाया है ब्रेथलेस, शंकर महादेवन जी का ब्रेथलेस एक गाना है, उसके ऊपर मैंने कवर रिदम कवर बनाया है, तो उसको वही साउथ इंडियन उसको सुनाएंगे हम। क्या बात है, क्या बात है। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइएगा, ये खूबसूरत सफर अभी बाकी है, और हम मिलते हैं इस छोटे से अटली बटली ब्रेक के जस्ट बाद। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक लिसनर्स, और इंटरनेशनल म्यूजिक डे पर फिर से हम आ गए हैं। तो प्रकाश जी, मेरे पास आपके लिए एक और क्वेश्चन है, वो ये कि जैसे पहले के टाइम में, पुराने टाइम में म्यूजिशियंस हुआ करते थे, जैसे बॉलीवुड की ही अगर मैं बात करूं तो काफी गाने ऐसे थे जिन गानों में करीब करीब 100 लोगों की टीम हुआ करती थी। जैसे एक गाना, मुझे वर्ड्स याद नहीं आ रहे गाने के, बट मोहम्मद रफी साहब का एक गाना था जो मधुबन में राधिका नाचे, उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स का काम हुआ है जी। हाँ, वो भी हो सकता है। और एक और गाना भी था रफी साहब का, सैफ सर, हमारे सैफ सर बहुत गाते हैं उस गाने को। बट उस गाने की मैंने सुना था रिकॉर्डिंग जो है वो 14 घंटे तक चली थी लगातार। तो लेकिन आजकल के टाइम में जो मुझे लग रहा है कि सिर्फ कीबोर्ड का ही काम हो रहा है, तो ये इसको आप कहाँ तक देखते हैं, और क्या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, पुराने लोग जो थे, मतलब जो म्यूजिशियंस और जो सिंगर्स और जो म्यूजिक डायरेक्टर, उनको सैल्यूट करते हैं। कुछ तो है उनमें, इसलिए उनको लेजेंड बोला जाता है। पंचम दा हो, एस टी बर्मन हो, या अपना जो खयाम साहब, ओपी नैयर साहब, जो भी जितने भी लोग हैं सिंगर्स में, तो आशा ताई, लता दी अभी नहीं है, किशोर जी, रफी साहब, क्या है ना, ये लोग ने इतना साधा है ना म्यूजिक को, इनको कोई ऑटो ट्यून कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वो लोग अकेले काफी हैं, उनका गाना ही काफी है। और म्यूजिशियंस की बात करें ना, तो देखिए एक आवाज आती है दूर, मतलब धीरे धीरे वो कम होती है, तो पता है आपको क्या करना पड़ा, वो लोग ना माइक से पास बजाते बजाते धीरे 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 पीछे हो जाते थे, मतलब साउंड कम आए बोल के। तो कितना टफ था। आजकल तो हम लोग रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में कम कर देते हैं, धीरे फेड इन करते हैं, फेड आउट करते हैं, ठीक है, आपको ये बात पता होगा जी। लेकिन पहले फेड इन फेड आउट नहीं था, आपको धीरे धीरे पीछे खिसकना होता था। और वो इतना होने के बाद भी एक सेम आउटपुट और मतलब वही ऊर्जा से बजाना आसान नहीं था। तो वो लोगों को तो क्या बोले, आजकल क्या हो गया है ना, एकॉस्टिक तो है, क्योंकि जान है तो जहान है, बगैर एकॉस्टिक के काम नहीं बनता है। तो आज भी बॉम्बे में तबला, ढोलक, सारंगी बजते हैं, लेकिन बहुत क्वालिटी बहुत गिर गई है, बहुत कम हो गए हैं। बहुत बड़े बजट जब होते हैं ना, तो ऐसे गाने बनते हैं, वरना नहीं बनते हैं। और आर्टिस्ट के लिए बहुत, जब से ये टेक्नोलॉजी आया है ना, कुछ मतलब म्यूजिक का बहुत कुछ स्तर भी नीचे खिसक गया है, क्योंकि उसकी जो रूह है ना, वो खत्म होती जा रही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ से मेरे माइंड में क्वेश्चन आया सर, मैं पूछना चाहती हूँ कि हमने ये भी सुना है कि क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते थे ना, पुराने टाइम के कोई भी म्यूजिशियन कह लीजिए, सिंगर्स होते थे, वो लोग विदाउट माइक्रोफोन गाते थे। तो उनकी वॉइस में इतना इफेक्ट होता था कि एक हॉल में इतने सारे लोग बैठे हैं एंड दे आर एबल टू हियर दैट पर्सन। बट आजकल इतना सॉफ्टनेस के साथ वोकल्स दिए जाते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ क्लासिक म्यूजिक में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे कव्वाली या नुसरत जी, उनको कोई माइक की जरूरत ही नहीं है। उनकी आवाज में इतना दम है ना कि बिना माइक के ही काम हो जाता है। वो गाते गाते हिलेंगे भी ना, तो माइक दूर पे रहेगा तो अपने आप खींच लेगा वो। तो क्या है कि आजकल थोड़ी सी गायकी बदल गई है, और जो गाने बहुत तरह के होते हैं, गजल बजल गाना है, मेहंदी हसन साहब के कोई गाने गाने हैं तो बगैर माइक पे, क्योंकि कुछ गाना होता है वो हल्के में, जैसे कि रोमांटिक गजल है या कोई सैड गजल है, तो हम उसको लाउड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए माइक का सहारा लेके हमको सॉफ्टली अच्छी चीजों को सुनाना है, तो माइक का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इतना भी नहीं कि गाने में पंच ही ना आए, इतना नहीं होना चाहिए। इंसान का अपना भी एक थ्रो होना चाहिए, जबकि अगर हल्का वॉल्यूम भी दे तो माइक में सुनने को मजा आ जाए। बट चिल्लाने से गाना नहीं बनता है। कोई भी चीज आप करिए, जोर से पीट के बजाएंगे या लाउडली गाएंगे तो वो गाने का मतलब जो वो बजाने का जो तरीका वो खराब लगता है, बहुत वो श्रुति कटु होता है, वो उसको सुनने में बहुत तकलीफ होती है। वो सोज वो फील नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है, उसकी रूह मर जाती है। जी। तो सर, आप हमारे बडिंग आर्टिस्ट जो है, मतलब जो इस फील्ड में आना चाहते हैं मुझसे अभी, उनको किस तरीके से, कहाँ से म्यूजिक की शिक्षा लेनी चाहिए? क्योंकि आजकल हर कोई यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा रिलाई कर रहा है कि कंटेंट तो मिल रहा है, वहीं से ले लो। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा वाली शिक्षा अभी भी क्या एग्जिस्ट करती है? और करती है तो
अपकमिंग जनरेशन्स को किस तरीके से एक अच्छे गुरु को अप्रोच करना चाहिए? बहुत मुश्किल वाली क्वेश्चन आपने पूछा है, बट मैं बोलूंगा कि देखिए, सच तो यही है कि अगर कोई अनजान आदमी को अगर हम मर्सिडीज दे देंगे तो जाके वो ठुक देगा, यूट्यूब देख के चलाएगा ना, जाके वो ठुक देगा। बेसिक रिक्वायरमेंट है, संगीत क्या है, ताल क्या है, रिदम क्या है, स्वर क्या है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बजाय मतलब किस तरह से उसको प्ले करते हैं, इसके लिए आपको गुरुओं का या टीचर्स का हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना गुरु में नहीं होता है। यूट्यूब क्या देगा आपको? मैंने कुछ बोला, आपने सुन लिया, उसको कॉपी कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको कुछ क्रिएटिविटी करना है तो आप कैसे करेंगे? आपने तो यूट्यूब से रट्टा मारा है ना जी। तो डेवलप कैसे होगा? अगर आपको चावल बनाना आएगा तभी तो आप पुलाव बनाएंगे ना। बिल्कुल सीधा सीधा बात है। तो आपको प्रॉपर सिस्टम से ही जाना पड़ेगा। कोई भी म्यूजिशियन या सिंगर जो भी कुछ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब के भरोसे मत रहें। पहले खुद को इतना डेवलप करो कि आप यूट्यूब को समझो कि क्या सही और क्या गलत, फिर आप यूट्यूब का भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि यदि कोई भी कुछ बोल देगा, आप सबको कॉपी करोगे तो आप कॉपी करते करते, उनको सुनते सुनते आप खुद मतलब कबाड़ बन जाएंगे। बिल्कुल, बहुत वैलिड बात कही है आपने। मुझे लगता है कि हमारे सारे लिसनर्स को ये बात समझनी चाहिए कि गुरु की कितनी वैल्यू है। मुझे लगता है पुराने समय में गुरुओं को जो वैल्यू दी गई है, आजकल उसका 50% भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। नहीं, वो तो है, क्योंकि देखिए अभी आप YouTube देख के गा रहे हैं तो आपको मैंने बोला भाई एक यमन में बंदिश है, इसको आप थोड़ा गा के हमको भेज दीजिए। तो गुरु तो है नहीं, तो मुर्की, हरकत, तीव्र, मध्यम, जाति, वादी, संवादी कुछ तो पता है नहीं। यूट्यूब ने जो बोला आपने उठाया, कॉपी मारा, तो उसको भी यमन राग क्या है, नहीं ये उसका असेंडिंग डिसेंडिंग है, पकड़ है, स्वर विस्तार है, देख लिया, आपको गा दिया। लेकिन क्या वो चलन, वो ठहराव, वो लयकारी आप ला पाएंगे? इसीलिए बिना गुरु के नहीं हो सकता। हम जहाँ भी हैं, आज मैं जहाँ भी हूँ, आप जहाँ भी हो, जो भी लोग बड़े लोग हैं, उनके पीछे उनके पेरेंट्स का रहना बहुत जरूरी है। माँ बाप है तो संस्कार है, संस्कार है तो गुरु है। तो जैसे पेरेंट्स की जरूरी है वैसे गुरु की जरूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अब एक म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। अब हम क्या सुनाने वाले अपने श्रोताओं को? क्या सुनाए? मैंने एक बीच में कवर किया था, बेख्याली की, मतलब पियानो किसी ने बजाया था, मैंने उसके ऊपर ड्रमिंग किया था। अच्छा जी, वही सुनाता है। बिल्कुल। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा दोस्तों, हम लोग एक प्यारी सी ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड।
सो वेलकम बैक डियर लिसनर्स। आई होप आप आज का शो बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और प्रकाश जी के एक्सपीरियंसेस इतने इंटरेस्टिंग है कि भाई अब तो मुझे भी लग रहा है कि मुझे भी परकशन इंस्ट्रूमेंट सीख लेने चाहिए। तो प्रकाश जी मुझे बताइए कि एक विजुअली चैलेंज जो हमारी कम्युनिटी है तो वो किस तरीके से अपने आप को इंडस्ट्री में बिल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छे लोगों का सानिध्य मिला तो बाकी लोग कैसे कर सकते हैं, अगर उनको आपको अप्रोच करना हो तो हाउ कुड दे डू दैट? देखिए, ऐसा है कि म्यूजिक में विजुअली चैलेंज, हेयरिंग इम्पेयर्ड तो नहीं बोलूंगा, बट साइटेड, ऑर्थोपेडिक, ऐसा कोई मैटर नहीं करता है। आपको सीखने की इच्छा होनी चाहिए और वो बोलना कि लालच, वो अगर अच्छी चीज में हो ना तो बहुत आगे तक इंसान को ले जाता है। लगन जिसको बोलते हैं, अगर अच्छे से बोला जाए तो लगन बोलते हैं। तो हमको बहुत सारे, हम दृष्टि फाउंडेशन के थ्रू बहुत बड़े बड़े सोर्स करते हैं। मतलब एक शो का बजट होता है 7 लाख, 4.5 लाख, 8 लाख, 5 लाख, ऐसे होता है। हमको दुख होता है कि मैं दृष्टि फाउंडेशन का आर्टिस्ट भी हूँ, जो यादों की बारात, फिराई शाम मस्तानी और बस एक शर्म चाहिए, ये बॉम्बे में हर साल 2-3 बड़े शोज होते हैं। बड़े शोज मतलब जो एशिया का सबसे बड़ा हॉल है सरमुखानंद, और फिर मुंबई में काफी बड़े बड़े हॉल हैं, रंग शारदा, दीनानाथ मंगेशकर, और देन पाट इधर बिरला मातोश्री। मैंने भी वहां पे भी काम किया मिका सिंह जी के साथ। अच्छा। और एक जगह पे मैंने अंधेरी में एक बार मास्टर शरण जी के साथ भी मेरी काम मतलब शो हुआ था। देन रेखा राव। अच्छा। तो हमको कहना है यही कि हमको थोड़ा सा तरीका भी चेंज करना चाहिए। बहुत सारे आर्टिस्ट कीबोर्ड पर सीमित हो जाते हैं, तबले में, ढोलक में। उनको ड्रम, मैंडोलिन, सैक्सोफोन सब सीखना चाहिए। तो कैसे शुरुआत करनी चाहिए अगर नहीं पता है, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज है, और कई बार आपको प्रॉपर सोर्सेज नहीं मिलते हैं, गाइडेंस नहीं मिलती है, और आई थिंक कई बार बीइंग विजुअली इम्पेयर्ड हमारी फैमिलीज भी उतनी सपोर्टिव नहीं होती है। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि हमको भी कोई ना कोई किसी के थ्रू ही दुनिया में आते हैं और किसी के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर जिनको भी कुछ सीखना हो तो वो लोग, अगर सच में सीखना होगा तो आरजे से, हमारे जो आरजे हैं दोनों जन, वरुण जी, मनप्रीत जी, तो उनसे बात करके हमसे कांटेक्ट करा सकते हैं। हमसे जितना बनेगा हम उतना जरूर करेंगे और उनको एक अच्छी दिशा देंगे कि आप ये करिए, वो करिए। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है कोई काम के लिए। देखिए, मैं परकशनिस्ट, आप लोग सब जानते हैं, बट एक बात बताना नहीं चाहिए आपको, मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बट मैं कीबोर्ड वगैरह भी प्ले करता हूँ, पियानो का प्ले करता हूँ, कुछ मेलोडी इंस्ट्रूमेंट में प्ले करता हूँ। अभी बीच में सैक्सोफोन वगैरह भी प्ले किया था, कर भी रहा हूँ। तो इंसान को मुश्किल का सामना करना चाहिए, वही रटी चीज नहीं करना चाहिए। थोड़ा अगर आगे बढ़ना है तो कुछ नया करोगे तभी आप दिखोगे, जो दिखता है वही बिकता है। एक चीज प्रकाश जी मैंने देखी है यहाँ पे, मतलब विजुअली इम्पेयर्ड में ही, कि मतलब थोड़ी सी चीज अगर आ जाती है तो उसके बाद वो लोग आगे सीखते नहीं है उस चीज को। मतलब मैंने कई लोगों को देखा है जो बजाने वाले हैं, उन लोगों को जैसे हारमोनियम बजाने वालों को मैंने बहुत ही सुना है और किसी इंस्ट्रूमेंट में ज्यादा नहीं सुना, या तबला सुना है। तो मतलब वो थोड़ा सा सीख के उसके बाद, जैसे आपने 6 महीने सीख लिया, या मतलब जैसे किसी को गाने बजाने आ गए कि हाँ ठीक है, तो वो मतलब उस तक ही रह जाता है, वो आगे जाने की कोशिश ही नहीं करता। यही तो बात है ना। देखिए, मैंने आपको अभी तक जितनी हमारी बातचीत चली जी, उसमें मैंने आपको हर चीज बताई, लेकिन एक चीज अभी ये नहीं बताया कि मैंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाए, दरबुका हो गया, कहोन हो गया, जैम्बे हो गया, टिम्बाले हो गया, वेब ड्रम हो गया, ओशन ड्रम हो गया, बफलो ड्रम हो गया, जो आप सुने ही नहीं हो, दुम्बक हो गया। तो अगर आप चाहें तो मेरी परफॉर्मेंस है जैम्बे सोलो जी, जो मेरे गुरुजी तौफीक कुरैशी सर ने मुझे सिखाया है, वो आप मौका मिलेगा तो लिसनर्स को जरूर सुनाना। उसमें मैंने क्या किया है, जैम्बे में मैंने थोड़ा बहुत क्लासिकल, फिर मतलब उसमें लाइट और फोक मिला के मैंने बजाया है, मराठी स्टाइल और त्रिताल को ऐसा कुछ मिला के, कुछ एक मतलब 3-4 चीज को मिला के मैंने एक बनाया है कुछ। तो आप उनको जरूर सुनाइए प्लीज। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये परफॉर्मेंस आप सुनिए और मिलते हैं उसके तुरंत बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभी जैम्बे के ऊपर कुछ
डिफरेंट स्टाइल का चीज़ें बजाने की कोशिश करूँगा। अभी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया है तौफीक सर ने, उसी को थोड़ा सा बजाने की कोशिश करूँगा और कुछ अपने मन से बनाया हुआ कुछ कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए आप लोग और बताइए कैसा लग रहा है आपको। वेलकम बैक एक बार फिर से इंटरनेशनल म्यूजिक डे पे आप सबका। और मनप्रीत क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल। तो प्रकाश जी, मेरे पास एक और सवाल है आपके लिए। इतनी खूबसूरत मेलोडी सुनने के बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? मतलब आप इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, इतना सारा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट, कुछ आगे क्या प्लान्स हैं आपके? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। अभी अगस्त में कुछ गोवा में या ऐसे कुछ 2 कॉन्सर्ट होने वाले हैं जी। और एक कोई बॉलीवुड के लेजेंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको नाम मुझे मैसेज आया था, क्लियर नहीं, उनका शो अक्टूबर में होना है। तो ऐसे 2-4 मतलब कॉन्सर्ट की बात तो चल रही है। और मैं जब अभी कुछ काम के लिए घर पे आया हूँ तो बॉम्बे जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि और आगे क्या क्या इम्प्लीमेंट होना है, क्योंकि अभी थोड़ा सा माहौल भी थोड़ा सा बदला हुआ है। बिकॉज सब कुछ अच्छा चले, थोड़ा सा माहौल खराब है टोटल वर्ल्ड में। तो 4 कॉन्सर्ट हमारा क्लियर है। अगर ये वार वगैरह नहीं चलेगा तो हम आगे कहीं बाहर जाके काम करेंगे। क्या बात है, बहुत खूब। तो जी वरुण जी, तो अब हमारे पास समय और ज्यादा नहीं बचा है, तो एक तो प्रकाश जी का भी थैंक यू करेंगे हम, और साथ में बात चल रही थी दिनकर सर की भी बीच में बात हुई थी। तो दिनकर सर के साथ हमने सुना है सर कि आपने याद पिया कि आए, जो उनका एक बहुत ही जबरदस्त उन्होंने हारमोनियम जिस बजाया है उस पे मनीष जी थे कीबोर्ड पर, तबले पर निशांत जी थे और साथ में दिनकर सर तो थे ही, और आपने उस पे पैड में उनका साथ दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है वो, मैंने सुना है, सभी सुन सकते हैं उसको भी। और तो क्या कहेंगे आप उसके बारे में, और जाते जाते लिसनर को भी हम वो चीज़ सुनवाएंगे भी। जी प्रकाश जी। मैं
सच बोलूं या क्या बोलूं समझ में नहीं आता है। इसका किस्सा ही कुछ अलग है। याद पिया कि आई ये जो शर्मा सर ने डिजाइन किया जी टाइम पे, हम लोग बोरीवली वेस्ट में मेरे दोस्त का स्टूडियो है चिक्कूवाड़ी में, शशांक भाई उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उन्हीं के स्टूडियो में काम हुआ था, शशांक ठाड़ा। तो मुझे लगा सर को मैं जो बजाऊंगा वो एक्सेप्ट करेंगे, तो मैंने बजाया पैटर्न। जी सर ने बोले नेपाली तू ये नहीं बजाएगा, तू ऐसे ही बजाना। मतलब पैटर्न था थोड़ा, मैं ये जो म्यूजिशियंस हैं उनके लिए बोलूंगा, तो ये जो इसको एक हाथ से बजाना था। जी मुझे आया गुस्सा, मैं बोला सर मैं नहीं बजाऊंगा, तू बजाएगा। मैं नहीं बजाऊंगा सर, मैं पैड बंद करके चला गया, बोला एक उसको बुलाओ वो बजाएगा। और सर ने मुझे ये काम इतने अच्छे से निकलवाया ना, मैं जिंदगी भर शर्मा सर का मतलब एहसानमंद रहूंगा कि उन्होंने क्या काम करवा लिया मुझसे। मैं इतना गुस्सा करके भागा पैड छोड़ के, मतलब नहीं बजाऊंगा बोल के। दूसरे रूम से बोले तू आ और बजा के जा, तो तुझे बजाना ही पड़ेगा। और इतना स्ट्रिक्टली बोला ना कि मैं भी ठंडा पड़ गया, बोला क्या बोलूं इतने बड़े इंसान को। और जब मैं सुनता हूँ तो सच में मुझे लगता है कि क्या सर ने काम करा दिया। तो याद पिया कि आई नहीं, याद शर्मा सर की हमेशा आएगी मुझे। वो जहाँ भी रहेंगे खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मेरी बातचीत तो होती रहती है सर से। तो सर ने हमको कुछ इम्पॉसिबल वाला काम हमसे करा लिया था। हमको लगा ये होगा ही नहीं, क्योंकि एक हाथ में एक स्टिक में ये इतना करना मुश्किल है। और भी हर कुछ फिर कैसे करेंगे यार, हम सोच ही नहीं पाए थे। बोला तू ये करेगा। तो ये शर्मा सर का बड़ी मुश्किल एक्सपेरिमेंट होता है, तो अच्छा है। उनका बहुत सारे एल्बम यूट्यूब में डाला है। जी उनका बिलीव था कि आप कर सकते हो। सर हमको इतने बड़े होने के बाद भी ना बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं कभी कभी, कि उनका हमारे पे पूरा हक बनता है। वो अगर ऐसे बोल देना कि करना है मतलब करना ही है, हम जहाँ भी रहें। तो गुरुओं का साथ जरूरी है, और बिना पेरेंट्स, बिना गुरु, बिना सपोर्ट में कुछ नहीं होता है। तो पहले गुरु को पकड़िए, बाद में यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जूम जो भी करिए, लेकिन पहले गुरु। जी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच प्रकाश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मनप्रीत। बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे श्रोताओं को बहुत सारे इंसाइटफुल मैसेजेस आज मिले होंगे। और जैसे कि प्रकाश जी ने कहा था, अगर आप उनको रीच आउट करना चाहते हैं तो आप मुझे या वरुण को, हमें पर्सनली मैसेज, कॉल्स और डेफिनेटली हमारे जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम तक रीच आउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसके अलावा कोई हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप www.radioudan.com पर जाकर अपना स्पेशलाइज्ड फीडबैक भी दे सकते हैं। जी वरुण। जी तो थैंक यू सो मच प्रकाश जी, थैंक यू सो मच मनप्रीत, इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए। बहुत मजा आया। थैंक यू वरुण जी, थैंक यू मनप्रीत जी। आपने हमको एक मतलब आज एक मौका दिया आपके इंटरव्यू में, और थैंक्स टू रेडियो उड़ान। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग और हमारी इतनी खूबसूरत इवनिंग करने के लिए। और आपका सफर जानकर हम लोगों को भी बहुत मजा आया कि एक ब्लाइंड, फर्स्ट एवर ब्लाइंड, आई वुड से गाइस, फर्स्ट एवर ब्लाइंड जैम पैड, ऑक्टोपैड प्लेयर और ना जाने और कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसी बात पर हम चलते हैं और आपके लिए खूबसूरत सी कॉम्पोजिशन याद पिया की आए बाय दिनकर सर एंड प्रकाश जी। सो स्टे ट्यून्ड और अगली बारी तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। Thank you.
Thank you.